बाबा लोग, वेलकम टू बाबा कास्ट। देखो, आपके दिल की बात इस दिल तक पहुंचती है। जैसे कि भाई आपने जो हमारा पहले एक पॉडकास्ट हुआ था लवली और आदि भाई का, आदित्य का, तो और उसको आपने बहुत प्यार दिया और आपने बोला कि यार कि चाहिए और सुनना है उनके बारे में और जानना है और सुननी है उनकी बातें। तो आपकी जो फरमाइश थी उसका हमने पूरा ध्यान रखा है और हम फिर से लेके आ गए हैं वही प्यारा कपल, वही डीप थॉट्स वाला कपल। तो आप अपने घर में ताली बजाओ, मैं यहाँ दिल से और हाथों से ताली बजाऊंगा। एंड लेट्स वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट आदित्य भाई एंड लवली शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। Thank you so much. Thank you so much for having us. आदि भाई यार, आपने जैसे अभी बोला कि माँ बाप इकलौते वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, जो चाहते हैं दिल से, कहते तो सब है, जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। और दोस्ती कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब आ जाता है वहां पे। और आपसे मैं दोस्ती के मायने समझना चाहूंगा कि आप ऐसे हरियाणा से आते हो और हरियाणवी लोग जाने जाते हैं दोस्ती यारी के लिए, है ना। पहले तो मैं दोस्ती का बता दूं यार। मेरा मानना ये है कि दोस्ती एक ऐसी चीज है ना कि जब आपके घर में, आपकी जिंदगी में कोई दुविधा या दुख या कलेश आए ना, तो आपके माँ बाप से पहले, आपके पड़ोसियों से पहले, आपके रिश्तेदार से पहले, आपकी घर की चौखट पे आपका दोस्त खड़ा होना चाहिए। कि उन सब को आने में देरी होगी, लेकिन सबसे पहला इंसान वो खड़ा है जो आपका दोस्त है। तो है दोस्ती का असली मायने। सबसे बाद में आया तो फिर फायदा नहीं, भीड़ तो बहुत पहले लग चुकी थी। समझ रहे हो? और दूसरी चीज ये है कि दोस्ती हर रोज बात करने की भी मोहताज नहीं होती है। सबसे ज्यादा दोस्तियां वो चलती है जिनमें बहुत कम बात होती है। मेरे गिने चुने दोस्त हैं, मैं ज्यादा दोस्ती में विश्वास रखता भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने काफी चीजें देखी भी हैं दोस्ती के अंदर। तो मैं बहुत कम दोस्त रखता हूं। और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो दोस्त हैं जो बचपन से मेरे साथ रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, वो दोस्त है जिनसे मैंने साल साल 6-6 महीने बात नहीं की है। मेरे ही गांव में मेरे ही साथ पढ़ने वाले बंदे से मैंने अभी 10 मिनट पहले बात की है, तकरीबन 3-4 महीने बाद। और हमारे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं होता। हम सिर्फ इतनी बातें करते हैं, और बता क्या चल रहा है, वो पूछता है और बता क्या चल रहा है, मगर ये चल रहा है, अच्छा अच्छा बढ़िया यार, आए तो मिलना। और जब मिलते हैं तो फिर ऐसे मिलते हैं कि जैसे बचपन से खाते पीते आए, ऐश करते आए, वही मजाक, वही बातें। लेकिन जब हम गैप में मिलते हैं ना, तो हमारे पास कंटेंट बहुत होता है, बातें बहुत होती हैं, मजेदार चुटकुले बहुत होती हैं। तो ये है, दोस्ती को लोगों ने बदनाम कर दिया है मतलब से। अब अपना काम निकालते हैं। और मैं एक चीज़ हमेशा ये भी करता हूँ कि मैं कभी नहीं बताता कि मेरे आगे पीछे क्या है, मेरे सर्कल में क्या है, मैं कितना कमाता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है लोगों को करना भी नहीं चाहिए। कभी भी अपनी यारी दोस्ती में अपनी इनकम मत बताओ, क्योंकि लोग ना दोस्ती आजकल मतलब से करने लगे हैं कि इसके पास इतना है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये दे देगा। गलत बात नहीं है, लेकिन इस इंटेंशन से अगर आप कर रहे हो तो फिर ज़रूरत तो पड़ने वाली है। तो कभी भी किसी भी दोस्ती की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। दोस्ती में ये होता है, अगर आदि भाई मैं यहाँ पे करेक्ट बोलना हो तो, दोस्ती में ये नहीं होता कि अगला मेरे लिए क्या कर सकता है। दोस्ती और रिश्ते में ये होता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने दोस्त की जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं देख सकता हूँ कि दोस्त 4 कदम आगे पहुंचे और अपन बोले यो भाई खड़ा हूं मैं तेरे साथ। यार आप देखो ना, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई बातें या डीप सीक्रेट जो होते हैं ना, जो गहरी बातें, जो आपकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं पता है, माँ बाप किसी को नहीं पता, वो बातें आपके दोस्त को पता है। इसीलिए जो एक 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 शायर है बहुत बड़े, मैं नाम भूल गया उनको, उन्होंने भी एक बात कही थी कि अगर किसी इंसान को जानना है ना, तो पहले उसके आसपास के सर्कल को जान लो। कौन है वो, क्या है वो, किस तरीके का इंसान है वो, किस माहौल में बैठा है, उस माहौल को देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपका सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा होना चाहिए जो आपसा हो। अगर आप एक महफिल में 5 दोस्त बैठे और वो 5 दोस्त उठ के 5 गलियों में जाए, तो हर गली में आप नजर आने चाहिए कि ये उसका दोस्त है, ये सेम वैसी बातें करता है, दिल मिलते हैं, बातें मिलती हैं। और एक चीज अगर आप सच में अगर आप दोस्ती समझते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जब दोस्त आगे बढ़ता है ना, तो सिर्फ दोस्त आगे नहीं बढ़ता, हम सब साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारी दोस्ती हुई, ठीक है, आप लोग जिंदगी में अच्छा कर रहे हो, हम लोग साथ में बैठ के बातें करते, तो हम साथ में ग्रो कर रहे हैं ना। आप जब आगे बढ़ते हो तो मैं भी 2 कदम आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। जिन दोस्तों के साथ मैं पहले रहता था, अभी गुड़गांव नोएडा अपन सब सारे दोस्त यहाँ पे सेटल हो गए हैं। हम लोग एक टाइम पे 5-6 लोग एक ही कमरे में रहते थे,
देखिए एक कमरा है, सब 8-10 हम्म लोग भी आ सकते हैं उसमें, सोएंगे उतनी एरिया में, हम्म पार्टी भी उसी एरिया में, सब हो जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों ने लाइफ में अच्छा किया, तो हम्म सब अब शादीशुदा है, सेटल्ड है, सबने अलग अलग जगह फ्लैट ले रखे हैं, तो मेरे पास जाने की कितनी जगह बनती है। ठीक है, हम्म मतलब मैं उनके साथ जाता हूँ, उनके साथ उनकी महफिल में बैठता हूँ, हम लोग अच्छा समय बिताते हैं, है ना। अब चीजें बेटर होती है हम्म है ना, मतलब ऐसे पौवे से अब हम लोग ब्लैक डॉग की बात कर पाते हैं, तो एक हाँ दोस्त आगे बढ़ता है तो हम एज अ कम्युनिटी खुशी आगे होती है। बढ़ते हैं। बिल्कुल। और दुनिया में एक लौता रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, बाकी तो पैदा होती सारे बन जाते हैं। चाचा, ओह, माँ बाप, भाई बहन, बुआ फूफा, ये सब पैदा होते ही अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन दोस्ती एक लौता ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। और दुनिया वाह में हम किसी वाह, पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं हम अपनी जान दे देंगे, वो दोस्त होता है। एक वक्त पे तो माँ बाप के लिए भी सोचते हैं उम्र हो गई है जाने दो। जब बात आती है नहीं किडनी देने की, माँ को किडनी देनी, बाप को किडनी देनी है, जब 2 बार सोचता है इंसान। लेकिन जब बात हो ना तेरे दोस्त के साथ ही हो गया, अभी रुक कहाँ चलना है बता, कैसे हो जाता है वो। क्योंकि आप दोस्त के अंदर ना आप अपने माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सब देख लेते हो। बाप के अंदर आप बाप को ही देखते हो, माँ के अंदर आप माँ को ही देखते हो, बहन के अंदर आप बहन को ही देखते हो, लेकिन दोस्त के अंदर हर किसी को देखते हो। वाह। तो बहुत जरूरी है सही दोस्त होना, और दोस्त होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और वही वाली बात है कि अगर हम दोस्ती का सार निकालें, तो दोस्ती इस चीज़ की मोहताज नहीं होती कि रोज़ बात की जाए, रोज़ मिला जाए। तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होऊँगा, ये हर दोस्त कहता है। लेकिन अगर आपको आपकी आधी रात में भी कभी ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इंसान ये नहीं पूछेगा कि क्यों? वो ये पूछेगा कि क्या मदद चाहिए? मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू फ़िक्र मत कर। तो वो सच्ची दोस्ती होती है, और दोस्त ना आपका साथ निभाता है, हमेशा निभाता है, और वो बिना मतलब के निभाता है। जो प्यार होता है ना, प्यार वही है, बिना मतलब के किया जाता है, दोस्ती भी बिना मतलब की जाती है। वाह नहीं तो यार, पीछे से आपकी पोजीशन देख के, पैसा देख के, आपकी प्रॉपर्टीज़ देख के तो लोग तो आपके जो पीछे आ रहे हैं ना, वो तो फिर वो झुंड है जो आपको नोचना चाहता है। वो फिर आपके दोस्त थोड़ी हैं। इनफैक्ट ये जो हमारी अभी बात हुई है, मैं खुद कोशिश करूंगा इसके बाद कि मैं और बेटर दोस्त बनूं लोगों का। हुँ। और मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्ती, यारी या भाई, जो कहते हैं ना कि अगर किसी दोस्त ने आपके कान भर दिए, या आपके दोस्त के कान भर दिए, या किसी रीजन से दोस्ती टूट गई, किसी छोटी सी बात पे दोस्ती टूट गई और सालों बात नहीं की, है ना। असली दोस्ती वो है कि जब आपके दोस्त को या आपको जरूरत पड़ी, और जिस इंसान से सालों से बात नहीं है, जिससे दोस्ती टूट गई, वो इंसान आपकी मुश्किल वक्त में आपकी चौखट पे आके खड़ा हो जाए, तो उससे बड़ा पश्चाताप, उससे बड़ी माफी कोई नहीं है। और उससे बड़ी आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह, सोचो वो कैसा लगेगा कि जब आपको उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा कोई इंसान आएगा, और वो आके खड़ा हो जाए कि मैं आ गया बता, आप रो दोगे। वो होती है दोस्ती। हाँ। यार एक बात बताओ मुझे, अब जैसे आप लोग की शादी हो गई है, यू हैड इंडिविजुअल फ्रेंड्स, आपके इंडिविजुअल दोस्त थे, तो मुझे लगता है कि भाई जब शादी हो जाती है तो समवेयर डाउन द लाइन जो आपके दोस्त हैं, लवली का आपके दोस्तों को पसंद करना इंपॉर्टेंट है, मतलब वाइफ का एक हस्बैंड के दोस्तों को पसंद हम्म करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं करती होगी ना तो दोस्ती आदि हम्म टिकेगी नहीं। हम्म इज इट ट्रू? हुँ। फैक्ट है। इस चीज में देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ कि शादी भी जो होती है ना, वो दो परिवारों में दोस्ती ही तो होती है। अगर मेरा परिवार इनके परिवार को पसंद नहीं करेगा तो कैसा लगेगा। अगर मेरे यारी दोस्ती का सर्कल, या मेरा भाईचारा, या मेरे दोस्त जो होंगे इनके दोस्तों को पसंद नहीं करेंगे, तो होना तो वैसे कुछ नहीं है, बट छोटे छोटे क्लैशेस होंगे, वो हम दोनों के बीच में होंगे। कि तुम्हारा दोस्त मेरे इस दोस्त को देख के चिढ़ता क्यों है, ये मेरे दोस्त है, ये मुझे जानते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें जानते हैं। बल्कि परिवार बड़ा होना चाहिए, ना कि छोटा होना चाहिए। और मेरे दोस्त मेरे राज जानते हैं, इनके दोस्त इनके राज जानते हैं। हम दोनों के दोस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे दोस्तों का आपस में मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बस। और बिल्कुल। एज़ अ वाइफ़ और लाइक एज़ अ पार्टनर, मेरा और आदि का हमेशा ना ये चीज़ रही है कि तुम्हारे दोस्त है ना, मिलो, बैठो, तुम्हें जो करना है, एन्जॉय करना है, करो, ठीक है। मैं सिर्फ़ उतने टाइम तक उस जगह पे रहूँगी जितने टाइम तक मेरी ज़रूरत है, एज़ अ अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। उसके बाद इट्स योर टाइम, एन्जॉय।
जो करना है मस्ती करो। यू डोंट हैव टू बी एक एक शीट लेके नहीं चलनी कि यार पीवी साथ में है, मैं जैसे मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ मैं वो नहीं रह पाता हूँ। तो इस चीज़ के लिए दोनों पार्टनर्स को ना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और यार ये रिलेशनशिप में ही ना मैरिज इज़ वर्क। आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेरे जो दोस्त हैं ना थोड़े से, एक तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के हैं, क्योंकि मेरे को ना मतलब मैं पार्टी पर्सन नहीं हूँ, मैं पार्टीज़ में नहीं जाती, मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ, मैं घूमती नहीं हूँ, मैं मतलब वो होता है ना कि एक इंसान सिर्फ घर में रहता है, उसको घर में रहना ही पसंद है, काम है तो बाहर जाओ, नहीं है तो मत जाओ। मैं ऐसी किस्म की इंसान हूँ। तो मैं जिन लोगों के साथ बैठती हूँ, मुझे उन लोगों के साथ बैठना पसंद है कि यार आप आराम से बैठो, ज़िंदगी के बारे में बात हो, फ़िलॉसफ़ीज़ हों, और आप मतलब मेरी ही फ़ील्ड की शेरो-शायरी की बात हो। मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग कल्चर में बैठती हूँ। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मेरा लाइफ़स्टाइल है या जो चीज़ मुझे पसंद है वो मेरे पार्टनर को भी पसंद हो। इनकी अपनी ज़िंदगी है, इनका अपने जीने का तरीका है, इनका अपना मस्ती का तरीका है। इनको नहीं बैठ के वो बूढ़े-बुज़ुर्गों वाली बात करनी है, इनको मस्ती करनी है, इनको नाचना-कूदना है। तो ना तो मैं कोई होती हूँ इनको रोकने वाली, ना ये कोई होते हैं मुझे रोकने वाले। ये हमारी समझदारी है कि हमें उन चीज़ों को लेके घर में कलेश करना है या फिर हँसी-खुशी एक-दूसरे को छोड़ देना है कि ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करो, वक़्त से घर आ जाना, ठीक है? वो फिर एक आपको समझना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। और हमारा ऐसा ही है कि ये अगर अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं तो मैं हाय हेलो करके, ऐसे नहीं कि मुँह चढ़ा के और नाक बना के निकल जब भी जाऊँगी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी बातें होती हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो ये भी बैठी होती है, हमारी बातचीत चल रही होती है, इनसे पूछते हैं शादी के बारे में, बातचीत तो ठीक है। हाँ, जब आती है वो यार दोस्तों वाली असली जो बातचीत होनी होती है, फिर ये अपने उठ के चली जाती है। जहाँ पे आप बोर होने लग जाते हो, आप उठ के चले जाते हो, हाँ, जब तक हाँ, एंजॉय इसमें कर रहे हैं वो एंड वाइस वर्सा। हाँ, वही इसमें इतना सेम, इश्यू कुछ है ही नहीं यार। कुछ हाँ, नहीं है, ठीक। समझना पड़ेगा आपको। तो आप दोनों कपल यार गुरुजी को बहुत मानते हो, जितना हुँ, हम लोगों ने पहले 1-2 बार बात की है। तो यार क्यों? जैसे कि ये बहुत अलग फीलिंग हो जाती है कि एक हम लोग ईश्वर को मानते हैं। हुँ, ईश्वर हमारे लिए बहुत विशाल का है। वो हुँ, है ना परमात्मा, हुँ, परमात्मा हुँ, को हुँ, मानना आसान होता है कि हमने मान लिया कि हमसे बहुत बड़े हैं। हुँ, एक दूसरे इंसान में अपनी श्रद्धा रखना बहुत मुश्किल चीज़ हुँ। होती है। तो आप गुरुजी को मानते हैं क्यों? और क्या भाव है? कैसे? भाई पहली चीज़ तो ये कि कोई भी वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला दे या आपको आगे बढ़ने की राह दिखा दे, उसे हम गुरु कहते हैं। हुँ, हम टीचर को भी गुरु कहते हैं। दंगल में या समाज में या कहीं भी हमें कुछ सिखाने वाले को हम गुरुजी कह देते हैं। है ना? जिम का ट्रेनर हो तो उसको भी हम गुरुजी कह देते हैं। हुँ, तो गुरु के लिए मेरा मायने ये होता है कि हर वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला रहा है, वो आपका गुरु होता है। जैसे पहला गुरु माँ-बाप होते हैं। उसके बाद हमारे टीचर आते हैं। उसके बाद हम एक गुरु चुनते हैं, जो हमें आगे लाइफ में पाथ दिखाता है ना? वो चीज़ होती है। और गुरुजी से ऐसा है कि मैं मानता था गुरुजी को पहले, ये नहीं मानते थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात हम पहले मिले, पहले मैं सिंगल तो था ही। तो हुआ ये था कि मेरे एक दोस्त थे वो गुरुजी को बहुत मानते थे। मैंने नाम बहुत सुना था गुरुजी के बारे में और गाड़ियों के पीछे एक स्टिकर लगा होता है जय गुरुजी, गुरुजी। तो मुझे लगता था कि पता नहीं कौन है यार बड़ा स्टिकर चलता है ये और मैं उससे पहले मैं किसी गुरु को नहीं मानता था। मुझे ये पता था कि हाँ, माँ-बाप हैं, टीचर हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में केसेज़ आ गए थे और बहुत आडंबर-सा चल गया था बीच में, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार उनके पास ना एक पिलो था, एक तकिया था, उनके ऊपर गुरुजी की फ़ोटो थी। तो मैंने बोला यार इनको ना मैंने शायद कहीं देखा है और हकीकत ये भी है अगर किसी ने मेरे फ़ादर को देखा होगा तो मेरे फ़ादर के और गुरुजी का चेहरा बहुत मिलता है, बहुत मैच होता हाँ। है, तो सिमिलरिटी सी भी नज़र आती है। तो मैंने बोला यार इनको मैंने कहीं देखा है और ये कौन है ये? तो उन्होंने बोला गुरुजी। मैंने बोला अच्छा वो जो उनके स्टिकर होते? कहते हैं हाँ। तो मैंने पूछा फिर ये कौन है, क्या है, कल्चर क्या है? मतलब पूरा उनके बारे में जाना। तो मेरे साथ गुरुजी का जुड़ना जो हुआ वो इसी तरीके से यहीं से शुरुआत हो गई। उसने बोला कि मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा तो फ़ील कर। तो मैंने बोला फ़ील कर मैं समझा नहीं। कह रहा तू समझ जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है और उस टाइम पे मैं शो कर रहा था जयपुर में तो मैंने बोला कि यार मुझे ना लाइफ़ में गुरु की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार आप भटक जाते हो चीज़ों से। आप बैठना चाहते हो, किसी से वन टू वन होना चाहते हो। हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से पहले भी एक गुरु आता है, जो भगवान तक ले जाता है ना? तो हुआ ये कि मैंने उससे गुरुजी के बारे में बातचीत की, मैं अपने वैनिटी में जाके सो गया और मैं मन में बोल रहा था कि गुरुजी मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको मानता नहीं हूँ,
लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में गुरु आए। अगर आप धरती पे हो सच में, और जो आपके बारे में बातें करते हैं लोग वो आप हो, तो मुझे साइन चाहिए। और हम इंसानों के अंदर ना एक फितरत है, एक लालच है, हम चमत्कार चाहिए होता है जिंदगी में, कुछ ऐसा हो जाए तो ही मैं मानूंगा। लालची है हम लोग। हम्म, मैंने वही डिमांड की। मैं जाके सो गया। वो सोने के बाद मैंने एक सपना देखा कि मैंने बहुत ज्यादा क्राउड में बैठा हूँ, जैसे लेडीजों के सत्संग देखे होंगे आपने, कहीं भी सत्संग देखे होंगे, तो ऐसे मंडली में बैठे होते हैं आलती पालती मार के। तो मैंने देखा कि मैं किसी सत्संग में आलती पालती मार के बैठा हुआ हूँ, और सब लोग ना तालियां मार रहे हैं, भजन चल रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। और जब मैं सपने में था तो मैं वो गुरुजी वाला ख्याल भी मेरे दिमाग से उड़ गया था, मैं सोच ही नहीं रहा था। मुझे मुझे लगा पता नहीं मैं कहाँ सत्संग में बैठा हूँ। और मैं कभी मिला नहीं, ना कभी बातचीत हुई गुरुजी से। एकदम से सारा क्राउड बोलते हैं आगे आगे गुरुजी आगे, गुरुजी आगे। मैंने पलट के देखा, सफेद चोले में एक इंसान, जो गुरुजी की जो तस्वीर देखी हूबहू वही शक्ल का इंसान, अपनी धोती जो चोला पहना हुआ तो उसको एक हाथ से पकड़ते हुए चलते हुए आ रहे हैं, और मेरी तरफ देख के कहते हैं आ गया, यही देखना था तुझे, चल बैठ, और गुजर गए। ओ, उस टाइम पे मेरी आंख खुली और मैं बैठा और मैं रोने लग गया। मेरे को लगा यार ये क्या हो गया। अब हमारी फिर टेस्ट करने की आदत होती है। हमें लगता है कि ये हो गया, अच्छा बोतल होता है ना कि अगर ये चमत्कार अब ये करके दिखाओ, बड़ी आदत हो, बड़ा लालच होता है। मैंने फिर चैलेंज किया उनको कि हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस में हो, मैंने सोच लिया हो ज्यादा, अब ये करके दिखाऊं। हम्म, मैं रूम में बैठा हुआ था और मैंने बोला गुरुजी अगर आप हो ना तो कुछ भी रूम में ऐसा कर दो कि मैं समझ जाऊं आप हो। आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी की कसम खा के कह रहा हूं कि इतना बोलने के बाद ही मेरी जो सामने ट्यूबलाइट लगी थी ना वो फ्लिकर करने लगी बहुत जोर से, जब 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 जब। और ये मैंने कहीं सुना था कि जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस देते हैं ना तो या तो वो गुलाब की महक आती है आपके आसपास, या आपके आसपास ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है जो अब नॉर्मल होती है। यानी कि लाइटें जलने वाली चीज होती है, कोई भी चीज इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो। मैंने जो फील किया वो ये था। उसके बाद मेरा ट्रस्ट आया, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था हमारे घर में आग लग गई थी, हम्म, सब कुछ खत्म हो गया था, पूरे मंदिर राख हो गया था, पूरा रूम राख हो गया था। और उस पूरे रूम को राख होने के बावजूद रूम में कोई चीज वो सेफ थी तो सिर्फ गुरुजी की तस्वीर थी जो हमारे बेड के ऊपर थी। सोचो, पंखा जल के मेल्ट होके लटक गया, पर्दे जल गए, अलमारी जल गई, मंदिर जल गया, नीचे चेयर रखी थी वो जल गई, एसी जल गया, बल्ब जल गए, लेकिन बेड को कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर गुरुजी की तस्वीर रखी हुई थी, और वो तस्वीर जो बेड से कोसों दूर लगी हुई थी। तो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, गुरु होते हैं, अगर आप मानते हो तो। हमारे माँ बाप बोलते हैं ना कि अगर पत्थर को भी पूजने लगो तो उसमें भगवान दिखने लगते हैं, और ये फैक्ट है। अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो वो रियलिटी बन जाती है। और ये जब सारी चीजें इंसिडेंट मेरे साथ होने लगे, जब वो घर वाला आग लगने वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इन्होंने मानना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने उस दिन एक लाइट देखी जो मैंने नहीं देखी थी। हमारे घर में जैसे ही एंटर होते हैं ना तो एक सामने गुरु जी की फोटो लगी हुई है जिसके ऊपर वो आराम से बैठे हुए हैं, चेयर ऐसे करके और ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो एंटर होते ही वो तस्वीर सामने दिखती है। उस दिन पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन उस तस्वीर के ऊपर एक लाइट थी, एक शाइन था। और जो फोटो हंस रही है, और ये मुझे नहीं दिखाई, इन्होंने मुझे बताया, बोला कि मैं जब एंटर हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार गुरुजी ना गुस्से में देख रहे हैं बहुत ज्यादा, कि कहाँ थे तुम, इतना सब कुछ हो गया, कहाँ कहाँ घूम रहे थे तुम। तो मैंने बोला यार मुझे नहीं दिखा। इसने बोला कि मुझे दिखाई दिया, बल्कि ये तो मानती तक नहीं थी, और इनको वो चीज फील हुई। और फिर उसके बाद जो कमरे में बैठ गुरुजी की तस्वीर देखी, वो सारी चीजें थी। वाह। तो एक क्या वो एक इंसिडेंट था जिसने आपकी श्रद्धा भी ला दी गुरुजी में, या फिर अ, और देख, भी कोई चीजें थी कंट्रीब्यूटिंग मैंने फैक्टर? यार हिमांशु हमेशा एक बात पे ना बहुत ज़्यादा यकीन रखती थी और रखती हूँ कि कोई इंसान आपको भगवान से नहीं मिला सकता। जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, वो आपको भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं। वो इस बात का दावा नहीं करते कि आपको भगवान मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि आप नाम लेते जाओ, वो मिल जाएँगे। और ये गुरुजी को मानते हैं, और एज़ अ पार्टनर मेरे ये मानते हैं तो मैं इज़्ज़त करूँगी। मैं किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करूँगी। लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ ना, जब घर में आग लगी और हम घर के अंदर एंटर हुए, तो वो एक गुस्सा महसूस हुआ। वो एक चेहरा जो था ना, वो चेहरे को देख के डर लग रहा था। और ऊपर से वो पूरा वाइब भी ऐसा हो गया था घर का कि घर में आग लगी हुई है, टेंशन है। फिर हम अंदर गए हैं तो वो तस्वीर रखी हुई है, और पूरा घर हमें ऐसा लग रहा था ना कि यार हमारी ना इज़्ज़त बची है।
क्योंकि हम एक अनजान शहर में किसी के मकान में किराए पे रहते हैं और वो उस मकान में आग लग चुकी है, सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। हमारा घर उजड़ा है बेसिकली, लेकिन बगल वाले घर में किसी को कानो-कान खबर नहीं लगी। नहीं तो पूरी सोसाइटी में आग लगती, केसेस होते, वहाँ से घर से निकालते, खर्चा होता, बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन वो वहीं चीज़ें उठी, वहीं दब गई। हम जब घर पहुँचे हैं तो हमको सिर्फ़ रिपेयर का काम दिया भगवान ने। उन्होंने कहा कि मैनेज मैं कर लूँगा, चीज़ मैंने कर ली है, ऑपरेशन मैंने कर दिया है, सक्सेसफुल हो गया है, अब तुम रिकवरी तुम रिकवरी कर पे लो। ध्यान दो। तो आग लग के बुझ गई, हमारा काम था उसको मैनेज करने का। तो मुझे उस चीज़ का वो ये था कि यार मेरी ना इज़्ज़त बचाई है और वो भगवान ने बचाई है, वो गुरुजी ने बचाई है, कोई भी एनर्जी हो, मैं उसकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं उसको बहुत मानती हूँ। और तभी से ना वो चीज़ एक होता है ना खुद में एक अंदर ही अंदर एक आ जाता है, जब आपका होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से बनाते हो, बहुत प्यार से आप ईंटों से बने मकान को जब आप घर बनाते हो और वो घर जलता है फिर बचता है, तो आपको उसकी कदर महसूस होती है। फिर आपको पता लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ अपनी है। होता है ना किसी के जाने के बाद उसकी कदर ज़्यादा महसूस होती है। कोई चीज़ आपसे छिन जाती है तो आपको पता लगता है कि उसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में क्या थी, वो कितनी ज़रूरी थी। तो वो चीज़ होनी थी, शायद वो नेगेटिविटी या कुछ होगा हमारे घर में जिसका जाना बहुत ज़रूरी था, कि भगवान ने खुद को भी स्वाहा कर लिया। सारी तस्वीर जल गई, सारी मूर्तियाँ जल गई। वो गुरुजी पे मेरा एक यकीन आया कि नहीं है, वो सिर्फ़ लोगों की बातों में नहीं है, कहानियों में नहीं है, वो असल में है, एनर्जी है। और पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी एग्ज़िस्ट करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी एग्ज़िस्ट करती हैं। तो मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना ना मानो मानो तो तो बहता बहता पानी। पानी। और भाई मेरा मानना हमेशा यह है कि हर किसी की ज़िंदगी में गुरु होता है, कइयों को पता होता है, कइयों को नहीं पता होता हाँ, है ना? कई बार होता है ना कि माँ-बाप पूजा कर रहे हैं, हम भी साथ-साथ कर रहे हैं। वो गुरु भी आपको भी देख रहे हैं। तो मैं ज़िंदगी में हर गुरु को मानता हूँ और हर उस गुरु को मानता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला दे। मेरा मानना सिर्फ़ है, अगर आप किसी की पूजा करते हो, मैं उसकी भी पूजा करूँगा। बस शर्त इतनी है कि वो पूजा करते वक़्त या उस पूजा को करने के बाद या उनसे जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाए। एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, इसमें लालच वाली बात नहीं है, लेकिन हम हकीकत यही है कि हम एक मतलब से ही पूजा करते हैं। हम पूजा-पाठ करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, एक मतलब होता है। हम भगवान को पूजते हैं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। हम गुरु को मानते हैं ताकि हमें एक ज़रिया मिल जाए, पाथ मिल जाए। सिर्फ़ इतना सा है और मैं हर उस गुरु को मानता हूँ जो ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। वही वाली चीज़ें हैं। वाह! जैसे आपने अभी बोला कि पॉज़िटिव है तो नेगेटिव भी हुँ, है ना? तो क्या जैसे ये आपने एक पॉजिटिव वाइब्स के बारे में मुझे हुँ। बताया, एक पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया जो गुरुजी के रूप में आप लोगों की ज़िंदगी में आई और आपके ऐसे बहुत लाखों लोग हैं, हुँ, करोड़ों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में गुरुजी के रूप में एक पॉजिटिव एनर्जी आई। नेगेटिव एनर्जी से आपका कोई रिश्ता है क्या? क्या आपने कभी नेगेटिव एनर्जी जिसे हम भूत, पिशाच, हुँ, डर, खौफ बहुत चीज़ों से कहते हैं, हुँ। क्या ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ है आपको? यार आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगवान है तो भूत भी होते हैं, पिशाच वगैरह सब होते हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव सब होता है। और मैंने एक बार अभी कुछ वक्त पहले की बात है, तकरीबन एक 1.5 साल 2 साल हुए होंगे। तो वो इंसिडेंट मुझे पता नहीं चला, बाद में मुझे पता चला कि वो एक एंजल टाइप चीज़ें कही जाती हैं। तो मेरे साथ हुआ ये था कि 2 BHK घर में हम 3 दोस्त रहते थे, बॉम्बे की बात है। तो मैं हॉल में सोता था क्योंकि वो बड़ा था, स्पेस है, मुझे मेरे को प्लांटेशन का बड़ा शौक है, तो पौधे वौधे में भर के रखता हूँ, तो पूरा भरा हुआ था और एक लाइटें वाइटें जलती हैं। तो मैं रात को हॉल में सब अपने रूम में सोए हुए हैं आराम से बंद करके, मैं सोया हुआ हूँ। और मैं सोते सोते तकरीबन 4 साढ़े 4 का वक्त हो रहा था, मैं सो रहा हूँ और अचानक से मेरी आंख खुलती है, मतलब करवट के लेने के लिए एक झटका सा लगता है ना शरीर में, तो हुँ, मेरे को हुँ। ऐसा फील हुआ कि मैं एकदम से झटका लगा मुझे, आराम से सो रहा हूँ, एकदम से झटका लगा। और मैंने जैसे ही करवट लेने के लिए, झटका लगने के बाद जैसे ही करवट लेने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा मेरे बगल में कोई बैठा था, वो जैसे ही मेरी नज़र उस पे पड़ी, वो एकदम से ज़प करके ऊपर की तरफ गया है।
मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई था जो मेरे बगल में बैठ के मुझे देख रहा था, और मेरी नींद खुल गई, पूरी नींद उड़ गई मेरी, और मैं बैठा रहा और मेरे को 2-2.5 घंटे नींद नहीं आई कि कुछ तो था आसपास। वो क्या था मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैं सुबह उठा, आराम से लेट उठा, फिर थोड़ा सोया हुआ, अल्टीमेटली नींद तो आती है नहीं। मैंने अपने दोस्त से बात की, मेरा दोस्त बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ बहुत करता था। तो मैंने उससे बोला कि यार मेरे साथ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है और वो मेरे को नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही उस चीज़ के बाद। तो उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला झटका लगा, और जैसे ही मैं झटका लगने के बाद पलटा हूँ, कुछ चीज़ थी। उसने बोला कि ये गाइडिंग एंजल्स बोलते हैं शायद इसको, क्या बोलते हैं, कि जब कहते हैं ना कि जब आप सो रहे होते हो तो आपके शरीर से आत्मा निकल जाती है ना? वो जो झटका लगना होता है ना, मैंने सुना है ये कि जब झटके लगते हैं तो शरीर जाना और आना होता है उस वक्त। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो झटका लगता है, आती है तो झटका लगता है। वो जो पास में बैठा था वो एंजल्स होते हैं जो आपकी बॉडी की रखवाली करती हैं नेगेटिव एनर्जीज से, ऐसा मुझे बोला गया। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठा, लेकिन मुझे उस दिन कुछ फील हुआ था। और ऐसे ही किस्से मैंने कईयों से सुने हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि यार मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो रात को कहीं जा रहा था, तो जंगल जैसा रास्ता, गांव में होता है ना कि सुनसान गलियां होती है, दूर दूर तक घर तो बने नहीं होते, खेत होते हैं। तो वो गाड़ी चला रहा है, उसने थोड़ी शराब पी हुई थी, गाड़ी चला रहा है, तो उसको ऐसा लगा जैसे सामने कोई सफेद कपड़ों में कोई औरत जा रही है, रोड क्रॉस कर रही है। तो वो शराब के नशे में चल रहा है, और शराब के नशे में नहीं पता होता कि सामने असली का है या भूत है, क्या होता है उसका नहीं पता। वो उसको बचाने के लिए ना गाड़ी ऐसे वैसे घुमाने लगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो गाड़ी जैसे ही इधर खाई, सड़कों की तरफ नीचे खाई टाइप, नहर टाइप बनी होती है, तो जैसे ही गाड़ी उसकी तरफ जा रही थी ना, वो घबराहट में उसने दोनों हाथ हटा लिए ऊपर। और ये फैक्ट उसने मुझे बताया हुआ है ये, और मेरे को आज तक यकीन है कि हो सकता है। तो उसने जैसे ही गाड़ी चल रही है, उसने जैसे ही स्टेयरिंग घुमाया और खाई में जाने वाली, तो उसने ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे डरा है, और उसने देखा कि स्टेयरिंग ऑटोमेटिकली इधर घूम गया लेफ्ट साइड में। वो जैसे ही स्टेयरिंग घुमाया, एकदम से गाड़ी उस पर आ गई, और वो एकदम से धक करके उसने ऐसे ब्रेक मारो, गाड़ी वहीं पे रुक गई। और जब उसने वो गाड़ी रोकी है, तो वो जो आत्मा या जो लेडीज जो भी थी सफेद कपड़ों वाली, उसने देखा कि वो बहुत पीछे रह चुकी है। उसके बाद हरियाणा में ये कहा जाता है छलावा, हरियाणा में छलावा बोला जाता है, तो जो रूप बदल के आते हैं, है ना? तो उसने बोला कि हर छलावा जो होता है, जो भी भूत प्रेत होते हैं, छलावा जो होते हैं, उनकी सीमाएं होती है, 100 मीटर 200 मीटर, एक रेंज होती है कि वो इतने में ही रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इस हवेली में या इस फ्लैट में मर्डर हो गया था या सुसाइड कर, तो उसकी आत्मा उसी फ्लैट में क्यों रहती है, बाकी फ्लैटों में क्यों नहीं जाती, दूसरों घरों में? क्योंकि उनकी सीमाएं होती हैं, वो बंद जाते उस जगह से। तो वो बंद गई थी, और उन्होंने आपको मारना चाहा उस जगह पे, लेकिन आपकी गाइडिंग एंजल्स बोल लो या आपके गुरुजी बोल लो, किसी स्पिरिचुअल पावर ने आपको उस जगह से गाड़ी को सीधा करके निकलवा दी, उस रेंज से बाहर निकलवा दी, जिसकी वजह से वो पीछे रह गई। अब आप यकीन नहीं मानोगे, उस बंदे ने शराब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ पे ध्यान देता है, प्रॉपर साधु टाइप बन चुका है। करता करे ना कर सके शिव क्योंकि करे उसकी सब लाइफ करे। में जो मोमेंट आया ना, उसने देख लिया, वो भाई होते हैं, और ये सारी चीजें होती है। बताना चाहूंगा अभी दोस्तों कि भाई रोंगटे खड़े हो गए मेरे। हाँ, एक अभी सारे एपिसोड्स मत खोलो। हाँ, यही था। तो अभी तो फिलहाल यही है। चलो ये मेरे को लगता है हॉरर हमने बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लिया। ज्यादा बढ़िया कर दिया। अरे यार मतलब ये तो मतलब क्रेजी हो गया, ठीक है, बढ़िया, मतलब क्रेजी स्टोरीज यार। तो आपका रुचि बहुत ज्यादा है इन चीजों के बारे में जानने में, या यार फिर? मेरे को राइटिंग का बड़ा शौक है, और मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ना ये नेगेटिव एनर्जीज की तरफ स्टोरी लिखने का बड़ा शौक है, क्राइम थ्रिलर बोलते हैं शायद इसको, इसकी तरफ बड़ा इंटरेस्ट। तो जितने भी कंटेंट मैंने वेब सीरीज फिल्में जो अभी मैंने लिखी हैं, वो ज्यादातर इसी चीज पे बेस्ड है। क्योंकि हम हरियाणा साइड में है ना, हमें कहानियां बड़ी बचपन से सुनाई जाती है, दादा दादी की तरफ से। भूतिया कहानी बड़ी सुनते हैं, यार दोस्त 4 बैठ जाएंगे, भूतिया कहानी सुनेंगे, फिर बोलेंगे पीपल को हाथ लगा के, हम नहीं लगा के आते। उससे पहले तो बहुत चौड़ में होता है। तो हम जिस तरीके सुनते हैं, तो मेरे को लगा कि यार ये कहानियां आनी चाहिए, जो हमने सुनी है वो दुनिया सुननी चाहिए, तब आएगा मजा। तो हरियाणा साइड में छलावा को लेके काफी चीजें। वाह यार, मैं चाहूंगा कि यार आपकी जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है वो एकदम खुल के बाहर आए, और जी हम जी सब उसको बड़े बड़े पर्दे में अच्छे तो देख सके। इसी वीडियो से हम प्रोड्यूसर्स को लेके आएंगे। हाँ, अभी काफी हैं चीजें I'll रेडी be हो रही हैं। honored। जी जी तो यार दोस्तों, जैसे एक चीज मैं आपसे इसमें बात करना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहानी सुनाई और आप एक्टर हैं, आप हिंदी में एक्टिंग करते हैं, आपकी जो मेन भाषा है, जो जिसमें आपका सारा काम है वो हिंदी में है, जिसमें आपका एज अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट सारा काम है हिंदी में, और हम ये पॉडकास्ट हिंदी में कर रहे हैं। लेकिन यार जैसे मैं देखता हूँ कि
लोग हिंदी पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को। जैसे मैं अपने नीस को बोल देता हूँ कि यार आंखों में क्या मतलब, ऐसे उससे अगर पूछो ना से कि यार नाक के बारे में बात करो, आंखों के बारे में बात करो, तो कोई ना कोई मुझे करेक्ट कर देता है कि आंखें नहीं आईज बोलो उसको, कान नहीं ईयर्स बोलो। तो एक शुरुआत से ही 2-3 साल की उम्र से उसको अंग्रेजी भरी जा रही है। तो क्या लगता है यार, ये हिंदी की स्थिति कैसी है अभी देश में, किस तरफ जा रही है? यार अपने हिंदुस्तान में ना लैंग्वेज को लेके बड़े इश्यूज होते हैं। हमारी हिंदी और अपने इंडिया में ना काफ़ी स्टेट में, हर स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर, सॉरी, हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट में अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, और हर स्टेट के हर गांव में एक अलग टेक्सचर में वो लैंग्वेज बोली जाती है। तो हमारे यहाँ भाषाओं का ना अंबार लगा हुआ है, और उसकी एक फील अलग है। आप जहाँ से आते हो, आपकी उसी भाषा में बात करें तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। इतनी बड़ी बात को इतनी लाइनों में समझ सकते हो। इंग्लिश ना जब ये अंग्रेज आए थे तो उन्होंने हमारे ऊपर थोप दी। हम लोग इतने आदी हो गए उस चीज के कि अब उसके अलावा हम चाहते ही नहीं कोई और भाषा में बात करें, क्योंकि वो स्टेटस बड़ा है। ये स्टेटस की लड़ाई है। अगर आज भी आपको कोई बात समझनी है या समझानी है और आप हिंदुस्तान से हो, तो आप हिंदी में ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। इंग्लिश में सिर्फ पोर्ट्रे की जाती है दिखाने के लिए, समझ रहे हो? हर काम, हर वो चीज, नहाना धोना खाना पीना, हिंदी से अच्छी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। इंग्लिश जो होती है ना, वो सिर्फ एक ढांचा होती है, मोटा मोटी समझा के निकल जाते हैं। फ्रेम का काम करती है, आडंबर का काम करती है आज। और हकीकत इतना बुरा हाल हो गया हिंदुस्तान का, अगर बैंकों में चले जाओ या कहीं स्कूल में चले जाओ, अगर आपको प्रॉपर हिंदी का फॉर्म दे देना, आप भर नहीं पाओगे उसको, है ना? सोचो इतना बुरा हाल हो गया। और मेरे को बड़ा अजीब लगता है यार, मैं अभी कुछ किसी से बात कर रहा था कि मुझे डर ये लगता है कि आने वाले वक्त में 50 साल 100 साल जो भी होगा, अगर हम इतने ही अंग्रेज बनते चले गए ना, मुझे डर वो लगता है, सोचो किसी की अर्थी उठ रही है और वहां राम राम सत्य है की जगह कोई इंग्लिश में बोले राम राम इज ट्रू, इज ट्रू कैसा लगेगा यार? वही है कि वो फील, जो बातें हैं वो गहरी है, उनका अर्थ होता है। आप जो बच्चों को इंग्लिश समझाओ पढ़ाओ, बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको ये बताओ कि हिंदी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी को हम माँ कहते हैं ना, हिंदी मातृभाषा, हिंदी माँ भाषा, हमारा मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो भी बोलते हैं, वो इसीलिए बोली जाती है। कम्युनिकेशन उसमें होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य ये है कि हम लोग तो चलो इसमें कॉम्प्रो कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश में, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनसे तो हिंदी में बात आप भी नहीं चाहोगे, कोई नहीं चाहता कि हम उनसे हिंदी में बात करें। कोई ना कोई टोक देता है इंग्लिश में बात करो, वो सीख जाएगा, इंग्लिश में बात करो। अरे भाई, उसको हिंदी तो समझने दो पहले। ज्यादातर आप देख लेना कि सबसे ज्यादा कल्चर में अगर गड़बड़ मिलेगी बाहर वालों में मिल रही है। उन्हीं का कल्चर इधर आ गया, डाइवोर्स वाला आ गया, ये पार्टनरशिप वाला आ गया, लिव इन वाला, ये सब कुछ इधर का इधर थोप दिया गया। वो सारे अंग्रेजी हैं, फुल इंग्लिश बोलते हैं। अगर इंग्लिश बोलने सब कुछ होता है तो क्यों नहीं बन गए सेठ? वही है ना। तो नहीं है, बेकार है यार। हिंदी को तवज्जो देनी चाहिए, और हिंदी में बात करते भी है, बहुत लोग करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन स्टेटस मत बनाओ। हिंदी वाले को गवार मत बोलो, इंग्लिश वाले को सेठ मत बोलो। सिंपल सा फंडा ये है। अगर बाहर जाओगे तो वहां के भिखारी को भी अंग्रेजी आती है, लेकिन हाँ। लेकिन वो तब भी है तो वो भिखारी उनकी, है ना। हाँ, वो उनकी भाषा है। हाँ। ये हमारी भाषा है। लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको 50 आए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जहां आप बैठे हो वहां तो उस भाषा में बात करो ना, उस लैंग्वेज में बात करो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम आती है, वो भी अब सीख ली मैंने थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने के चक्कर में। लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी भी अदर लैंग्वेज वाले के बंदे को ले आओ, मैं हिंदी में बात उसे समझा दूंगा, चाहे मुझे जेस्चर में समझानी पड़े। क्योंकि मैं उसको कैसे बोलूं कि यार मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है? मैं कैसे बोलूं? मेरे को नहीं आता। यार ये तो बहुत टफ हो गया। हाँ, यार जिसको नहीं आता उससे पूछो, है ना? वो वाली बात है ना, डॉक्टर के पास गए, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूं गुड़गुड़ हो रही है? वो मेरे उससे वही निकलेगा भाई, वही है फैक्ट। हाँ यार ये तो यार चलो टास्क देते हो तुमको, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। ये मैं ऑलरेडी टास्क ले चुका हूँ, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा, वरना मैं तो अब तक फेल चुका हूँ। जहां तक मैंने सीखा वो होता है कि फील बटरफ्लाईज इन माय टमी। अभी मेरे पेट में तितलियां फील हो रही हैं। भाई कहाँ का ढोलक लेके घूम रहे हो जिसमें तितलियां फंसी हुई है? मुझे जो आया था पहला दिमाग होता माय स्टमक इज ट्रेमलिंग। अच्छा, ये होता है क्या? मुझे नहीं पता भाई, ट्रेमलिंग तो वो होता है कांपना, थरथराना। नहीं वही है, कुछ तो गुड़गुड़ नहीं होता क्या वो? यार सबसे अच्छी चीज है कि जब भूख में गुड़गुड़ होती है
उसको कैसे बोलेंगे? यार गुड़गुड़ ही बोलना पड़ेगा यार, मतलब गुड़गुड़ ही क्योंकि वो बोल- शब्द वो भाषा बनी ऐसी है ना, उसके लिए बनी है वो यार। गुड़गुड़ तो गुड़गुड़ ही रहेगा ना यार। हमारी हिंदी से प्यारी भाषा कोई भी नहीं है। और मतलब स्कूल वालों ने ये कंपलसरी कर दिया कि माँ बाप इंग्लिश में बात करें, बच्चों से इंग्लिश में बात करें। जैसे मेरी भतीजी है मायरा, तो उसकी टीचर की कंप्लेन आई कि ये स्कूल में हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बात करती है। बिकॉज वी बिलोंग टू हरियाणा वी फैमिली, तो हमारा अपब्रिंगिंग वही है। अब मम्मी को कैसे सिखाएं, दादा दादी को कैसे सिखाएं कि इससे बोलो कि नहीं आप स्टेयर्स चढ़ के आ रहे हो। तो अमायरा की जो मतलब जो देखते हैं बच्चा वो सीखता है। उसने बोला कि मैं जीना से उतर के आ गई, तो जीना इज स्टेयर्स बेसिकली इन हरियाणवी। अब टीचर इस बात को लेके कंप्लेन कर रही है। एंड देन वी वर लाइक कि यार चलो ठीक है, टीचर अपनी जगह ठीक है कि लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट बट ओनली एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, कि अगर आपसे कोई बाहर का बंदा आके जो आपके देश का नहीं है, जिसको आपकी भाषा नहीं आती है, वो आपसे मिलता है तो आप उससे कम्युनिकेट करो। वो इंग्लिश को सिर्फ एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के तौर पे, कम्युनिकेशन लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए, ना कि आपके लाइक आपके लाइफस्टाइल के तौर पे। आज के डेट में इंग्लिश बोलना और कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ना, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल का पार्ट हो गई हैं। दिखावा ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई कम हो गई है। तो बच्चों को भी यही है कि यार हिंदी में जितना वो सीख लेंगे, अभी हमने जो सिखा दिया वो सिखा दिया। आगे 10 साल बाद वाली जो जनरेशन होगी, वो ना तो हरियाणवी में बात करेगी, ना वो पहाड़ी लैंग्वेज में बात करेगी, ना वो बिहारी में बात करेगी, ना गुजराती में बात करेगी। ईदर वो इंग्लिश में बात करेंगे, और हिंदी में तो वो तब बात करेंगे जब वो बिल्कुल किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। वो भी मिक्स लैंग्वेज जो होती है कि भैया ज़रा स्पाइस कर देना इसमें, ऐसे करके। भैया वो 23 का है ना, हाँ भैया। भैया इन चीजों 23 से क्या होता है। इन चीजों से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। हिंदी के अंदर हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि हर चीज के लिए हमारे पास 4-4, 5-5 अलग से शब्द रखे हुए हैं। हर चीज को क्लियर कट समझाने के लिए लाइनें हैं, है ना। हम चाचा को चाचा, मामा को मामा, फूफा को फूफा, इंग्लिश में सारे अंकल हैं। अब कौन सा अंकल किसका अंकल है समझ ही नहीं आ रहा, है ना। हम चाची को चाची, आंटी को आंटी सॉरी आंटी तो इंग्लिश हो गया, चाची को चाची बोलते हैं, ताई जी, चाची जी, बुआ जी, मामी जी, उधर आंटियां हैं। और इसका रीजन ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है, रिश्तेदारों को बड़ी अहमियत दी जाती है, परिवार बड़े होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं, तो हर इंसान के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड निकाला गया है कि ये चाचा जी हैं, ये चाची हैं, ये ताई जी हैं। उनके यहाँ रिश्ते नहीं होते, वहां 2 आदमी 2 बच्चे, परिवार बस इतना है, ठुस खत्म, यही है। क्योंकि वहां तो 18 क्योंकि ठुस, अबे ठुस को कहाँ से लाओगे अंग्रेजी में, बताओ यार। हाँ, और दूसरी चीज है कि बाहर के कल्चर में इंग्लिश में बोल दो। नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाहर क्या ना, रिश्तेदार या ये कल्चर ये होता भी नहीं है। वहां पे बच्चे कामयाब होते हैं या 18 क्रॉस करते हैं, वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, माँ बाप अपने घर में जीना शुरू कर देते हैं। वो तो साथ खाना खाने के लिए भी उनको डेट लेनी पड़ती है कि कभी मिले, क्या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हमारे परिवार बड़ा है, रिश्तेदार ज्यादा है, परिवार, घर, कल्चर, समाज, बहुत सारी चीजें चलती है। हाँ, और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि यार हिंदी सिर्फ हिंदी नहीं है, ये कई भाषाओं का मिश्रण है। बिल्कुल। उर्दू, फारसी, संस्कृत सब मिला के तो हिंदी बनी है ना, तो उसको कैसे जाने दे सकते हैं एक और भाषा के चक्कर में। और मतलब जैसे इंग्लिश में किसी को आपको रेफर करना है यू, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है है बल्कि। ना, तो लेकिन मैं, तू, आप, मैं, जब हम लोग मतलब तू, आप, तुम में जो हम लोग एक वो दोस्ती और एक रिश्ते को आपस के तोलते हैं, बिल्कुल। यार हम उसका अपने flavor है फादर यार। को अगर कहें कि आप यहाँ बैठ जाओ, कितना सम्मानजनक और अच्छा लगता है कि आप यहाँ बैठ जाओ, अच्छा लगा, यू सिट हेयर। कौन है बे, देख तो लो कौन है। और अच्छी बात यह है कि चलो मैं सिट क्लियर भी बोल पाया, क्योंकि हर बंदा क्लियर कट बोल भी नहीं पा रहा इंग्लिश को, क्योंकि हमने अपने स्टेट, अपने कल्चर, अपनी जबान के हिसाब से भी इंग्लिश को फिल्टर कर करके ले आए, है ना। वेयर, वाटर, शिट, और हम लोग 2-2 बार भी बोलते हैं हर चीज। हाँ, और मैंने ये देखा, हाँ अच्छा याद दिलाया कि मैंने हिंदुस्तान में देखा है, हम इंडिया वालों को ना इंग्लिश दिखाने का इतना बड़ा शौक है भाई, कि हिंदी में बोल के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसको।
कैसे? हाँ, मैं भी ये पूछा कैसे। अरे क्या हाल चाल, हाउ आर यू, अरे कब आए वैन, कैसे हो, हाउ आर यू, हर बात को डबल डबल रिपीट कर रहे हैं। इसमें तो मैं खुद को भी देख पा रहा हूँ कहीं ना हाँ। कहीं यार। अरे लंबे वक्त के आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ हमें ऐसा लगता है कि मैंने हिंदी में तो बोल दिया, अब इंग्लिश में और बोल देता हूँ, दोनों में समझ जाएगा। इम्पैक्ट। और कई बार लगता है नहीं हिंदी में बोल के कहीं मेरे को हल्के में तो नहीं ले रहा। जैसे अब कई बार कोई क्लाइंट क्वायरी आ रही होती है तो हम लोग भी कई बार होता है ना कि अंग्रेजी में ही जवाब देते हैं, क्योंकि यार मुझे लग रहा है कि शायद हिंदी में बोलूंगा तो अपने को ऐसे ऐसे ही गवार समझ लेगा। भैया टाइप ये समझ लेगा स्टेटस कुछ। किसने बनाया, ये गलत हो गया ना। आप अपनी पर्सनैलिटी को छुपा रहे हो, आप उसको वो दिखा रहे हो जो आप नहीं हो। अब मेरी आदत है हमेशा, कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, मैं सर जल्दी से नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं सर बोलूंगा तो वो फॉर्मल हो जाता है। मैं भाई बोलता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा एक्टर हो, कितना ही छोटा एक्टर हो, मैं सीधा बोलता हूँ भाई आप कैसे हो, या ज्यादा ही बुजुर्ग है तो सर आप कैसे हो, फिर वो अलग चीज हो जाती है। अब ऐसा आ जाए, मान लो कोई भी आता है, मान लो किसी एक्टर ने मेरे से बात की है, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी है, तो मैं मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे कि अरे भाई कैसे हो, काफी लंबे वक्त के बाद हमारी बातचीत हुई है, आप कल आ जाओ। अब इंग्लिश में कैसे बोल दूं उस चीज को मैं, हाउ आर यू भाई आफ्टर, भाई तो आ ही नहीं अब भाई सकता, तो आ ही नहीं हाउ सकता। आर यू ब्रदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, उसको लगा बड़ी इंग्लिश झाड़ रहा है ये भाई, फील भाई मर में जाती है, भाव है, फीलिंग होती ब्रदर है। ब्रो। अपनापन है हमारी हाँ। भाषा में ना, अपनापन है बहुत ज्यादा। हम लोग ऐसे मिलके चलते हैं कि लगता है कि यार इज्जत है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ अपने, सब एक परिवार के तौर पे है। हिंदी ना मिक्स फ्रूट जूस है, जो सारी एनर्जी सारे कैल्शियम एक ही गिलास में आ जाते हैं। और इंग्लिश है वो अलग से एक एक पड़ा हुआ फ्लेवर है, ये भी पी लो, ये भी पी लो, ये भी पी लो, होना कुछ नहीं, सबको मिला के एक ही में घूट मार लो, खत्म करो। हाँ तो बेकार है, लैंग्वेज का चक्कर बहुत बेकार है। हाँ। सीखनी जरूरी है, सीखो, 100%। काम करो, बात करो, अच्छा है, लेकिन एक टाइम तक बात करो। बच्चों को ये भी सिखाओगे बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ दोनों पता होना चाहिए, नहीं। इंग्लिश जानना जरूरी है। हाई सोसाइटी में चले जाओ, बच्चों से अगर अपने अपने समाज में अपने हिंदी जो बच्चे होते हैं ना, और आप कभी भी ये चीज भी देख लेना, अच्छा मुझे याद आया कि दुनिया में ज्यादातर अपने हिंदुस्तान में खासकर जितने बड़े ओहदे पे बैठे सारे सरकारी स्कूल वाले हैं, ज्यादातर जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सरकारी स्कूल वाले हैं, अच्छा। प्राइवेट वाले तो एमएलए तक ही हैं, हाँ। क्योंकि उन्होंने वो खुल के पढ़ी हैं चीजें, वो चीजें खुल के पढ़ पाए, खुल के कम्युनिकेट कर पाए अपनी सोसाइटी से, अपने अपने गांव से, अपने स्टेट से खुल के बात कर पाए, समझा पाए। हमारे प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वो जैसे भी इंग्लिश आती बात करते हैं, क्योंकि वहां जरूरत है, समझा दिया उनको, नहीं भी आएंगे तो ट्रांसलेटर होता है वहां पे। लेकिन अपने हिंदुस्तान में स्पीच हिंदी में ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जनता को हिंदी में समझ आएगी हमारी बात। बिल्कुल सही। ये डिफरेंस होना चाहिए। तो बच्चों को घर के बाहर इंग्लिश में बोलना सिखाओ, घर के अंदर समझाओ, सिखाओ मत, किसी में बात करो। और हिंदी की वो एक वो बड़ी प्यारी कि वो सारी भाषाओं को पकड़ लेती है। हाँ जैसे रिसेंटली मेरे को पता लगा कि यार जैसे सुसु की स्मेल के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। हाँ, पी बोलते हैं शायद वो तो सुसु हो गई ना, अच्छा, सुसु की जो सी की वो स्मेल आ रही है तो वो शब्द नहीं है। तो मैं मम्मी नहीं। को पापा को बता रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई हिंदी में नहीं है तो क्या है, पहाड़ी में तो है। हाँ, हाँ, पहाड़ी में इसको चुड़ैन बोलते हैं। चुड़ैल, चुड़ैन, चुड़ैन और चुड़ैल की बोलेंगे यार। चुड़ैल अलग है। चुड़ैल अलग है भाई, आप वो हॉरर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे अरे हो मुझे हाँ यार यही चलता रहता है। तो डाइवोर्स का हिंदी में कोई शब्द नहीं है, नहीं, तलाक उर्दू है। तो वो तो हिंदी ले लेती है अपने साथ। वही मैं कह रहा हूँ Yes, कि वो हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं, हमारे नहीं है। हम्म? मतलब उर्दू का तलाक शब्द है, ठीक है, और क्या था, डाइवोर्स इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का हो गया। हिंदी में प्रॉपर वर्ड जो है, हिंदी के अंदर भी कुछ कमियां हैं। हाँ। ये डाइवोर्स जो आ गया ना, हमारे कल्चर में डाइवोर्सेस नहीं होते थे, तो ये शब्द ही नहीं इजाद हुए थे, किसी को पता ही नहीं था। तो डाइवोर्स बाहर से आ गया, तलाक अफगानिस्तान इधर से घूमते, इराक से घूमता हुआ ये जो उर्दू शब्द बन गया तलाक, हिंदी में है ही नहीं, क्या बोलते हो? यार पता नहीं, मतलब मैं तो तलाक ही सोच रहा था, अब मेरे को अभी पता चला उर्दू है। तलाक उर्दू है। संबंध विच्छेद। इस तरीके से तो फिर तुम हिंदी ग्रामर अभी संधि विच्छेद संबंध विच्छेद रहने दो। तो यही है यार, काफी डिफरेंस है। आई एम ऑन अ स्पॉट जहाँ पे मुझे आंसर करना है, तो क्या कुछ होता है शब्द वैसे? नहीं है, नहीं है, होता, कुछ कुछ नहीं है, नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बट एक शब्द की एक जर्नी है ना,
जैसे वो शब्द, जैसे आपने अभी जब बोला कि डाइवोर्स कहाँ से आ रहा है, तलाक शब्द कहाँ से आ रहा है, एक शब्द की भी कैसी जर्नी होती है, किस हर किस चीज़ देशों की। से घूम के आ रहा होता है वो। जहाँ जहाँ से लोग आते गए वहाँ वहाँ की लैंग्वेज यहाँ पे ऐड होती चली गई, हम्म, ये है। और ये चीज़ मैंने साउथ में बहुत अच्छे से देखी है, मैंने फील किया है कि वो अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते हैं। मैंने बड़े बड़े अंग्रेजों को देखा है कि मराठी में बात करते हुए। हम्म, मुंबई के अंदर मैंने एक अंग्रेज को मराठी में बात करते हुए देखा ना, तब मुझे लगा कि यार क्या बात है, हिंदी तो फिर भी आसान है, मराठी सीख गया वो बंदा। वाह। सोचो, साउथ में आप जाओ, इंग्लिश में बहुत कम बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। वो इंग्लिश में तब करेंगे जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये होता है। तो फील है, यहाँ पे दिखावे के चक्कर में इंग्लिश बोली जा रही है और कुछ नहीं है। एग्री। नॉर्थ एक साइड ज़्यादा है। हम्म, अब इस ये एक आखिरी मुद्दा जो मैं कवर करने से पहले ये बात करना चाहूँगा, इट्स गोज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दोस्तों, जैसे यार आपकी शादी हुई और शादी के बाद ना एक बहुत एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली है कि जो माँ बाप इतनी शिद्दत से आपकी शादी का इंतज़ार करते हैं और वो शादी कराते हैं, इतना खुश होते हैं, उन्हीं को शादी होती सबसे पहले भुला दिया जाता है। अचानक से वो तुम्हारी सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी मजबूती, तुम्हारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ से वो तुम्हारी वीकनेस बन जाते हैं। हम्म, ठीक है, तुम उनको दूर भगाना चाहती हो, क्यों होता है ये? बताइए। एक ना बहुत पुरानी कहावत है कि एक माँ-बाप मिलके ना 5 औलादों को पाल लेंगे, लेकिन 5 औलाद मिलके एक माँ-बाप को नहीं पालती है। ये जो बागबान मूवी बनी थी, इसमें यही दिखाया गया था कि जो भाई हैं, जो अपनी औलादें हैं, वो बँटवारा कर देती हैं कि इतने दिन पे माँ का ख़्याल तुम रखोगे, इतने दिन बाप का ख़्याल तुम रखोगे। क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता कि वो इस चीज़ को अपने ऊपर बोझ मान के कर रहे हैं। मैं ना अभी एक वीडियो देख रही थी गौरी गोपाल आश्रम की, जिसमें उसको देख के ना मेरा दिल थोड़ा-सा अंदर से बैठ सा गया कि एक आदमी है, वो अपनी एक बहुत बूढ़ी माँ को लेके जो व्हीलचेयर पे है अभी, उनको लेके आता है आश्रम में और वो बोलता है कि आप इनको रख लीजिए अपने वृद्धाश्रम में, मैं नहीं रख पाऊँगा। तो उन्होंने बोला, जो संत थे गौरी गोपाल जी, उन्होंने बोला कि क्या हो गया? क्यों नहीं रखोगे? तो उस आदमी ने कहा कि महाराज जी, मेरे ना माँ की और बीवी की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसलिए मैं माँ को अलग कर रहा हूँ। तो अब महाराज ने पूछा कि लड़ाई कौन करता है? उसने कहा बीवी लड़ाई करती है। मुझसे भी लड़ती है, बेटी से भी लड़ती है, माँ से भी लड़ती है। तो उन्होंने कहा कि यार, तो आप माँ को क्यों छोड़ रहे हो? आप बीवी को छोड़ो। उसने कहा नहीं, नहीं, मैं माँ को ही छोड़ूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पाल लेंगे। वो वृद्धाश्रम में माँ जी चली गई। अब अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए, वो आदमी छोड़ सकता था अपनी बीवी को, क्योंकि मेन जो फसाद की जड़ थी, जो तुम्हारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो माँ की ज़िंदगी में भी, जो चल फिर नहीं पा रही है, जो व्हील चेयर पे है, उनकी ज़िंदगी भी खराब कर रही है, बच्चों को भी गलत इम्पैक्ट में डाल रही है, तुम उसको रख रहे हो और माँ को कर रहे हो क्योंकि वो ईज़ी टारगेट है। हाँ। वो आजकल के जो बच्चे हैं ना, देखो, हम ये इंसान की फितरत है, इंसान की ना बहुत गंदी ज़ात है। हम लोग उनको तकलीफ़ देते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं। हम अपने से ऊपर वालों को, अपने से मज़बूत लोगों को तकलीफ़ नहीं देंगे, ठीक है? अब उस केस में हमारे सबसे जो कमज़ोर हमारे ज़िंदगी में है, जो हमारे लिए कुछ भी कर देंगे, बिना कुछ कहे कर देंगे, वो है माँ-बाप। तो अब घर से किसको निकाला जाएगा? माँ-बाप को, क्योंकि दूसरे इंसान के सामने तो तुम्हारी चल नहीं रही है। हम्म, अब इस जगह पे ज़रूरत ये है कि आदमी इतना स्ट्रॉन्ग हो कि देखो भैया, तुम तो कल की आई हो। इन्होंने तो मुझे 9 महीने कोख में रख के 30 साल पाला है। खाना खिलाया है, पढ़ाया है, बढ़ाया है, नौकरी पे लगवाया है, सब काम करते हैं माँ-बाप। अनलिमिटेड, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने जितने सैक्रिफाइस कर दिए, उन्होंने कितनी रातें जाग के निकाली है ताकि तुम चैन से सो जाओ। और तुम उनको 2 दिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, नए-नए आए लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहती कि बीवी की बिल्कुल मत सुनो या फिर अपने पार्टनर की बिल्कुल मत सुनो। सुनो, समझो, लेकिन ये जो 2 हाथ है ना, इधर से अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी को, जो तुम्हारे परिवार, जो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे हैं, इधर से उनको सँभालो, इधर से माँ-बाप को सँभालो। क्योंकि उन्होंने भी तो तुम्हें सँभाला था ना।
और वो कहते हैं ना कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा आप फसल काटोगे। तो आज अगर तुम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो कि तुम्हारे अगर पार्टनर से नहीं बन पा रही है, माँ-बाप को घर से बाहर निकाल दो, तो कल को तुम्हारे साथ भी बॉस यही होने वाला है। तुम कोई अनोखे नहीं हो, तुमने बच्चों को वही सिखाया है कि माँ-बाप को बाहर निकाला जा सकता है। उनको तुम तकलीफ में डाल सकते हो। तो मेरे को वो अंदर से बहुत बुरा लगता है कि यार उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी तुम्हारी खुशियों के लिए, और तुम उनको अगर 2 वक़्त पे रोटी नहीं दे सकते हो ना, तो फिर लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे। तुम अपने आप को अगर 30 मार खां, सेठ, महाराज कुछ भी समझते हो, तुम लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, तुम किसी कंपनी के सीईओ लग जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी उस ज़िंदगी का अगर तुम अपने माँ-बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो। और इस चीज़ में एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ कि हमने अक्सर देखा है कि जब माँ बाप होते हैं ना कुछ कमाते हैं तो पहले सोचते हैं बच्चों के लिए क्या लेके जाएं। बचपन में होता है ना कि पापा सैलरी आ गई है तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आते हैं। मतलब माँ बाप में से कोई भी कमा रहा हो, माँ बाप जब कमा के लाते हैं ना तो बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों के लिए ना डिपॉजिट कर दो, बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दो, बच्चों के लिए ज़मीन छोड़ दो, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर दो। वो पिछली ज़िंदगी अपने लिए, उसके बाद की पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए निकाल दे। लेकिन जैसे ही बच्चा कमाने लगता है, औलाद कमाने लगती है, पहले बीवी के लिए ले जाता है, फिर अपने लिए करता है। अरे मम्मी पापा का अरे कराएंगे ना बाद में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं रहे आपके लिए वो, क्योंकि हाँ, आपको पता है कुछ वक्त के मेहमान है तो आप इज्जत नहीं देना चाहते हो। अब उनसे आरओआई नहीं है ना। ROI नहीं है, बोर हो गए ना। एक तो ये बोरियत इतनी जल्दी आने लगी है ना लोगों के अंदर, ये समझ नहीं आ रहा हो क्या, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बोरियत, हर 5 मिनट में चीजें थक जाते हैं। हम्म, पहले एक चीज को सालों तक रखा जाता था, अब हर महीने बदला जा रहा है। आप नई गाड़ी ले लो, 2 महीने बाद वो आपको पुरानी लगने लगती है। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग हैं, वो अम्बेसडर गाड़ी, वो मारुति 800 कई लोगों ने आज तक अपने घर में रखी हुई है। जिनको अहमियत पता होती है ना, वो कभी उस चीज से बोर नहीं होंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। जिनको पता है ना मेरे माँ बाप ने क्या किया है और किस कदर किया है, कितनी मेहनत की है, वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते वृद्धाश्रम में, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने देखा है। जिनको बैठे बैठाए मिल गया है ना निवाला मुंह में, वो हम्म, छोड़ेंगे। बिल्कुल। हाई क्लास सोसाइटी के सो कॉल्ड जो लोग होते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये कमाता हूँ, वो कमाता हूँ, ये सब कमाना निकलेगा तुम्हारा, रुको। यार आदि भाई और लवली, बहुत प्यारी बात है। मैं चाहता नहीं कि हम यहाँ पे रुकें। मेरे पास अभी बहुत सी चीज़ें जो मुझे आप लोगों से सुननी है, बहुत चीज़ें जाननी है, बट मुझे लगता है शायद वो सब अगले पॉडकास्ट के लिए रह जाएगा। पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 आएगा। ये बॉन्डिंग है, हम लोग लंबा चलेंगे साथ में। हम लंबा चलेंगे साथ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए, समझने के लिए, और हमें उम्मीद है कि जो हमारी यहाँ पे बातें हुई है उससे आपकी ज़िंदगी में कोई एक अच्छा बदलाव आए। आपकी एक छोटी चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में बदलेगी ना, तो अपन लोग, मतलब ऐसे अपने बाबा लोग खुश तो अपन खुश, ऐसा वाला सीन है। तो भाई अब अगर आपको सब मज़ा आ गया है तो हमको इंस्टाग्राम पे एकदम ऐसे कनेक्ट हो जाओ। मैं हूँ बाबा लोहानी के नाम से, आदित्य भाई है रियल आदित्य राव के नाम से, ये है लवली शर्मा ऑफिशियल के नाम से। और बाकी फिर मिलेंगे बाबा अगले पॉडकास्ट में। ख्याल रखो, और हाँ, शेयर करना मत भूलना है, इतनी प्यारी बात है, अपने तक दबा के नहीं रखनी है, फैलानी है, बतानी है लोगों को, क्योंकि जो बातें यहाँ पे होती हैं वो जरूरी है। थैंक यू।